हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस अगेन। मैं आपका मेंटर पीडी सर प्रियदर्शी कुमार। मैंने गैसियस स्टेट फुल कंटेंट लेक्चर में गैसियस स्टेट स्टार्ट किया था। इसके दो लेक्चर आपको चैनल पे हैं, दो लेक्चर आपने देखे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रेशर के बारे में डिटर्मिनेशन की थी, प्रेशर के यूनिट डिटर्मिनेशन की थी, इनफैक्ट यूनिट के बारे में बताया था, प्रेशर की यूनिट का कन्वर्जन बताया था। सेकेंड में मैंने मैनोमीटर एंड बैरोमीटर स्टडी कराई थी आपको, उस पर न्यूमेरिकल्स कराए थे। थर्ड लेक्चर हमारा गैसियस स्टेट में गैस लॉज हैं। गैस लॉज इनफैक्ट 6 गैस लॉज हैं जो हमें पढ़ने हैं। और मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं बेटा, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, ये थर्ड लेक्चर जब गैस लॉज आप पढ़ लेंगे तो तीनों का एक कंबाइंड लेक्चर होगा, लेक्चर 1 + 2 + 3। इसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कहां से आते हैं, किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। इसमें हमें गैस लॉज करने हैं। गैस लॉज टोटल 6 गैस लॉज वी हैव टू स्टडी। एवोगाड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-जैक्स लॉ, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। सो लेट्स स्टार्ट गैस लॉज फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द 6th। तो बिगिनिंग फर्स्ट लॉ हमारा है बेटा एवोगाड्रोस लॉ। पहले उस एवोगाड्रोस लॉ को देखते हैं कि वो फर्स्ट लॉ हमारा एवोगाड्रोस लॉ है क्या चीज है ये। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है ये देखो आप। एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एवोगाड्रोस लॉ इज फॉर एट कांस्टेंट temperature and pressure, at constant temperature and pressure equal number of moles of any gas contains equal volume. It means what? According to Avogadro's law, at constant temperature and pressure volume is directly proportional to n. मतलब क्या है ये आपने मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, या मेरे बेसिक वीडियोस मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे, वहां आप देखेंगे कि वहां है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर 1 मोल तुम कोई भी गैस लो, 1 मोल मैं ले लेता हूं नाइट्रोजन, तो उसको एसटीपी पे लेते हैं तो उसकी वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। अगर मैं 1 मोल कोई भी गैस ले लूं, मैं ले लूं ऑक्सीजन, तब भी उसकी भी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर। अगर मैं कोई भी गैस, if any gas has n number of moles, then that will contain equal volume. It means according to Avogadro's law, at constant temperature and pressure volume is proportional to n, and volume is proportional to n. This is Avogadro's law. Now come to the second law. Second law is Boyle's law. Now मैं यहीं पे आपको बताता हूं, वो जरा देखते जाए। तो बेटा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-जैक्स लॉ को देखने से पहले कुछ प्रोसेसेस को हमें देखने पड़ेंगे। उन प्रोसेसेस को जरा आप समझ लीजिए एक बार। प्रोसेसेस, हालांकि ये प्रोसेसेस आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे बेटा, तो ये प्रोसेसेस क्या है जरा एक बार देखिए आप। इफ आई एम टेकिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, डू यू नो आइसोथर्मल? सुना तो होगा आपने कि आइसोथर्मल क्या होता है बेटा। तो आइसोथर्मल ये आइसोस से बना है। आइसो का मतलब आइसोस होता है, आइसोस का मतलब होता है बेटा सिमिलर, सेम, और थर्मल यहां टेम्परेचर से है। तो आइसोथर्मल का मतलब हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या हो गया बेटे? कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि डेल्टा T इज इक्वल टू 0, चेंज इन टेम्परेचर इज 0। कांस्टेंट T मींस डेल्टा T इज 0, दैट इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के बाद अगर मैं बोलूं आइसोबैरिक, तो आपको मैं पहले ही ये स्टडी करा चुका हूं कि बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और आइसो का मतलब सेम, तो सेम प्रेशर का मतलब क्या हो गया? आइसोबैरिक कहीं लिखा हो, इसका मतलब है कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं मैं, इसका मतलब क्या होगा बेटा? डेल्टा P इज इक्वल टू 0। तो आइसोथर्मल डेल्टा T इज 0 एंड आइसोबैरिक डेल्टा P इज 0। इफ आई एम टेकिंग थर्ड प्रोसेस इज आइसोकोरिक। थर्ड प्रोसेस इज आइसोकोरिक। आइसो का मतलब सेम, कोरिक जो है ये बना है कोरे से। कोरिक किससे बना है बेटा? कोरे से। कोरे का मतलब होता है वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोकोरिक किसके लिए यूज किया जाता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं मैं तो क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा V 0? बोलो बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम मींस डेल्टा V 0।
तो जो हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि गैसियस स्टेट में आपको 3 कंटेंट पे ध्यान देना है, दैट इज पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इफ आई एम टेकिंग प्रेशर कांस्टेंट दैट इज आइसोबैरिक, if I am taking volume constant that is isochloric, and if I am taking temperature constant that is isothermal। तो ये जो 3 कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग मैंने 3 प्रोसेस बताए, इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये 3 लॉ है बेटा, जो कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुजैक लॉ है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुजैक लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है ये कौन सा प्रोसेस है? बॉयल्स लॉ इज आइसोथर्मल प्रोसेस, इट फॉलोज आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया? आइसोथर्मल का मतलब हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूं बेटा लोग, अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कर रहा हूं, तो ये बॉयल्स लॉ रिलेशन देगा प्रेशर और वॉल्यूम का। टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कर रहा हूं तो बॉयल्स लॉ रिलेशन किसका देगा? प्रेशर और वॉल्यूम का। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अकॉर्डिंग विद बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है। एट, मैं लिख देता हूं यहां पे, एट कांस्टेंट टी। और एट कांस्टेंट टी क्या होगा बेटा? एट कांस्टेंट टी P is inversely proportional to V. P is inversely proportional to V. This is Boyle's law. At constant temperature, P is inversely proportional to V. चार्ल्स लॉ की बात करूं मैं, तो चार्ल्स लॉ होता है बेटा आइसोबैरिक। अभी इनको डिटेल करना है, इनके ग्राफ देखने हैं, इनके लॉग देखने हैं, जरा आप इसको डिटेल करते जाएंगे आप। चार्ल्स लॉ होता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक बोलूं मैं तो क्या मैं लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एट कांस्टेंट P। चार्ल्स लॉ इज आइसोबैरिक, आइसोबैरिक का मतलब एट कांस्टेंट P। और प्रेशर कांस्टेंट अगर मैं करता हूं तो ये किसका रिलेशन मिलेगा? ये रिलेशन मिलेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का मतलब हो गया कि एट कांस्टेंट P वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T। मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा? क्योंकि मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा अगर किसी गैस का, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैसियस मॉलिक्यूल्स एनर्जी एक्वायर करेंगे, हीट एनर्जी एक्वायर करेंगे और वो फैलेंगे, एक्सपेंशन होगा उनका। और एक्सपेंशन होगा इसका मतलब क्या होगा? उनका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। इफ आई एम टेकिंग कांस्टेंट प्रेशर, दिस प्रोसेस इज आइसोबैरिक। और बॉयल्स चार्ल्स लॉ जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे V प्रोपोर्शनल टू T होता है। दिस इज चार्ल्स लॉ। व्हाट अबाउट दिस गे-लुजैक्स लॉ? गे-लुजैक्स लॉ है बेटा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मैं सिमिलर प्रोसेस ले रहा हूं, वही सारे प्रोसेस ले रहा हूं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। तो ये आइसोथर्मल है, ये आइसोबैरिक है और ये आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक क्या होता है? आइसोकोरिक होता है एट कांस्टेंट V। एट कांस्टेंट V अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर दूं, अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर दूं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। किसका प्रेशर बढ़ेगा? गैस का प्रेशर बढ़ेगा। हो गया कॉपी बेटा? सो अब हमें स्टार्ट करना है बेटा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ आपने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब यह हो गया कि एट कांस्टेंट T, एट कांस्टेंट T P is inversely proportional to V। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये प्रेशर कौन सा है? माइंड माई लैंग्वेज, ये प्रेशर है बेटा एक्सटर्नल, जो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता, ये ध्यान देंगे आप। ये प्रेशर कौन सा है? एक्सटर्नल। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जाननी बहुत जरूरी है अगर आपको थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिले तो आप फंसे नहीं उसके लिए। तो एक्सटर्नल प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो इस इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाऊं, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/V, जहां K मैं क्या ले रहा हूं? K ले रहा हूं बेटा कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को जब मैं इक्वल टू में बदलता हूं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट? और अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो मैं यहां लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब ऐसा क्यों लिख दिया? अब इस चीज को समझे आप। आपने छोटी क्लासेस में एक ऐसा कोई मैथमेटिकल टूल क्वेश्चन पढ़ा होगा कि xy 50 है बेटा, इसका ग्राफ बनाओ। तो अगर xy 50 है
तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाते थे? हम मान लेते थे कि x की वैल्यू मान लो कि 5 है तो y अपने आप निकल के आ जाता था कि 10 होगा। x की वैल्यू मान लो 10 है तो y अपने आप निकल के आ जाता था कि 5 होगा। x की वैल्यू मान लो मैं 25 ले रहा हूं तो y की वैल्यू अपने आप निकल के आ गई कि 2 होगी। x की वैल्यू मैं 50 ले लूं तो y की वैल्यू 1 होगी। मतलब x चेंज होता जाएगा तो y चेंज होता जाएगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट सिमिलर ही रहेगा जो कि 50 के इक्वल हो। ठीक है, तो अगर इसको मैं x1 लेता हूं तो ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है, ये x3 है तो ये y3 है, ये x4 है तो y4 है। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 हुआ कि नहीं? अगर xy 50 50 ये कांस्टेंट टर्म ले लिया हमने तो बोलो। तो इस केस में अगर pv कांस्टेंट हुआ तो मैं लिख सकता हूं p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2। क्लियर है बेटा लोग? एकदम क्लियर? ओके, नाउ अब इनके ग्राफिकल अप्रोच पे चलते हैं, इनके ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं। तो इसके ग्राफ के लिए मैं अलग से बेटा कुछ कंटेंट आपको बताने वाला हूं, अलग से एक कंटेंट बताने वाला हूं मैं आपको, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ के नाम से मैं पढ़ाता हूं, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ के नाम से मैं पढ़ाता हूं। अब इसको जरा आप अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। और ये इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ जो है ये इनफैक्ट फिजिक्स का कंटेंट है, मैथमेटिकल टूल्स है ये फिजिक्स का, उसको यहां देखना है हमने। मैं यहां सिर्फ ग्राफ के 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें केमिस्ट्री के आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे ग्राफ वाले। नीट वाले बच्चे खास करके ध्यान दें, 11th वाले जो 11th में है स्पेशली उन वो खास करके ध्यान दें इस चीज पे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। अब इंजीनियरिंग वाले, आईआईटी वाले और मेंस वाले बच्चे दिल पे ना ले, वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये चीजें आप बहुत डीपली करते हो, अच्छे से करते हो। नीट वाले बच्चे मैथ से थोड़ा घबराते हैं तो थोड़ा जल्दी में निकल लेते हो उस चीज को, इसलिए मैंने बोला कि नीट वाले बच्चे इस पे ध्यान दें, और 11 जो बेसिक अभी 10 से आए हैं वो बच्चे ध्यान दें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ में बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें क्या है कि आप इक्वेशन देखते ही आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे कैसा ग्राफ। तो xy अगर कांस्टेंट हो तो इसका ग्राफ कभी भी कुछ इस तरीके का आता है, ये इसका ग्राफ हमेशा ऐसे होता है जिसका ग्राफ का मोड हम बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आया कहां से? बेसिकली मैंने जो अभी आपको बोला था कि xy 50 से इसका ग्राफ बनाओ, कैसे बनाया आपने कि x को ये सारे वैल्यूज ले लिए। अब मान लो कि मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं, x के सारे वैल्यूज 5 10 25 50 मैंने ले लिया, y के सारे वैल्यूज ले लिए हमने 1 2 5 10, और सारे पॉइंट्स मिला के जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो ये ग्राफ ऐसा ही आएगा, और ऐसी ग्राफ को हम बोलते हैं जी बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो xy कांस्टेंट ऐसा कोई इक्वेशन तुमको कहीं भी दिख जाए तो चुपचाप आंख बंद करके आप सीधे ग्राफ बना सकते हो कि ग्राफ होगा हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सेकंड पॉइंट ऑफ द ग्राफ, सेकंड ग्राफ का कॉन्सेप्ट कि अगर कहीं तुम्हें एक इक्वेशन मिल जाए y इज इक्वल टू mx, ये y और x स्टैंड कर रहा है बेटा y एक्सिस और x एक्सिस के लिए ध्यान देंगे। तो इस केस में जो m है वो m हमारा स्लोप ऑफ द ग्राफ है, m इज स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू y by x में ले सकता हूं क्योंकि यहां से देखो m इज इक्वल टू y by x, स्लोप होगा tan थीटा होगा y by x होगा, और ये m की वैल्यू बेटा कांस्टेंट होगी। अब ये tan थीटा क्या है? तो इसका ग्राफ जब भी आएगा x और y एक्सिस में, तो इसका ग्राफ जब भी आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल इसका देख लो आपने v इज इक्वल टू आर आई पढ़ा है। अब यहां पर देखो y mx की तरीके से, मतलब ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ। थीटा कौन सा है बेटा? थीटा इज द एंगल मेड बाय ग्राफ लाइन विद द x एक्सिस, दिस इज थीटा। अब यहां से मैं tan थीटा निकालूं तो यहां पे कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो परपेंडिकुलर दिस इज y एंड दिस इज x। ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये उल्टा लिख दिया, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो tan थीटा अगर मैं लूं तो y by x, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस y by x, जो कि लिखा होगा। तो जैसे एग्जांपल v इज इक्वल टू r है, v फॉर वोल्टेज, r रेजिस्टेंस है, i करंट है, तो वोल्टेज वर्सेस करंट का मैं ग्राफ बनाऊंगा कभी भी तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही आएगा बेटा, जिसका स्लोप आपको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसका स्लोप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो कि कांस्टेंट है। तो देखो v इज इक्वल टू r है, v के प्लेस पे कौन है? y के प्लेस पे v है, x के प्लेस पे i है, और m के प्लेस पे r है। m कांस्टेंट है तो यहां r कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है।
तो दूसरा पॉइंट आ गया कि अगर कहीं भी तुमको इक्वेशन y इक्वल टू mx दिख जाए तो तुम डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट कर लो कुछ ऐसा, स्ट्रेट लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिन। और तीसरा और लास्ट सीक्वेंस है ग्राफ का हमारे पास कि अगर कहीं दिख जाए बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c और y इज इक्वल टू c प्लस माइनस mx, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c और y इज इक्वल टू c प्लस माइनस mx, तो कैसा ग्राफ बनेगा? इसका ग्राफ कभी भी इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या है अब उसको जरा देख लीजिए आप। इसमें c जो है वो इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है c इज इंटरसेप्ट, मैं लिख देता हूं इसको, c इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? ग्राफ लाइन meets with y axis, that is intercept। y axis पे ग्राफ लाइन जहां मीट करेगा that is intercept। तो यहां चार तरीके के कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं बेटा। एक तो आ रहा है y is equal to mx plus c, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, देखना समझना इसको, दिक्कत लगे बोलना, फॉन्ट बड़ा कर दूंगा। y is equal to mx plus c, इसका ग्राफ कैसा होगा? फिर y is equal to mx minus c, इसका ग्राफ कैसा होगा? फिर y is equal to c plus mx, इसका ग्राफ देखेंगे कैसा होगा? और फिर फोर्थ वाला y is equal to c minus mx, इसका ग्राफ देखेंगे कैसा होगा। अब इन चारों का ग्राफ हमें देखना है और इसी पे आपका सारा काम ग्राफ का हो जाएगा बेटा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर y is equal to mx plus minus c हो चाहे c plus minus mx हो, इसमें हमेशा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ही बनता है इसकी तरह, बट नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिन। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर v is equal to u plus at है तो ग्राफ आपने v वर्सेस t का बनाया था बेटा। जैसे मैं लिख दूं y is equal to c plus mx, देखो इस इक्वेशन पे फिट बैठता है कि नहीं। x एक्सिस पे टाइम है और y एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो यहां से ग्राफ कुछ ऐसे गया था, ये था इंटरसेप्ट u और इसका स्लोप दिया था a। तो उसी तरीके से इसको देखो आप, c इज द इंटरसेप्ट जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लेना है। mx, m इज द स्लोप भी पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव ले लो। ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा अगर मैं y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करूंगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे होगा। वैसे ही अगर y इज इक्वल टू mx माइनस c करूं, अब देखो जरा, समझोगे बच्चा लोग, ध्यान दो। यहां पर जो इंटरसेप्ट है c है, दैट इज नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटरसेप्ट लेना है, क्योंकि इंटरसेप्ट कौन सा है? जो ग्राफ लाइन y एक्सिस पे मीट करेगी। अब c नेगेटिव है तो और m क्या है? स्लोप तो पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाने वाला है। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। y इज इक्वल टू c प्लस mx, ये भी इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, तो ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा। मैं ग्राफ लाइन को रेड से ले लेता हूं, ऐसा बनेगा। y इज इक्वल टू c माइनस mx। अब c माइनस mx का मतलब है कि इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है लेकिन स्लोप नेगेटिव है, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो मेनली फोकस ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। मेनली फोकस हमको जो करना है बेटा, मेनली फोकस जो हमको करना है वो इस ग्राफ पे करना है, इस वाले मोड पे करना है और इस वाले मोड पे करना है। ध्यान देंगे बेटा लोग। y इज इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ ऐसा, y इज इक्वल टू c माइनस mx का ग्राफ ऐसा। अब इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए बॉयल्स लॉ के हमें सारे के सारे ग्राफ कर। सो ग्राफ लॉ के बॉयल्स लॉ के बाद बॉयल्स लॉ के ग्राफ करने थे हमने। मैंने मिटा के फिर से लिखा है ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, अभी थोड़ा टाइम बचा आपको। ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ में इतने सारे ग्राफ होते हैं बेटा और इतने ही ग्राफ होते हैं। अब इनको देखते जाओ, जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ के बेस पे ये ग्राफ कैसे प्लॉट करें, इनका ग्राफ लाइन कैसा होगा ये देखना है। तो P वर्सेस B, हमने बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ बनाना है, तो बॉयल्स लॉ के इक्वेशंस को ध्यान में रखो बेटा कि बॉयल्स लॉ का इक्वेशन क्या था हमारे पास, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1 बाय V, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये था इक्वेशन हमारे पास। अब देखो आप कि मुझे चाहिए P वर्सेस V का ग्राफ, तो अगर मुझे P वर्सेस V का ग्राफ चाहिए तो P और V का देखो आप, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मुझे P और V का ग्राफ चाहिए। P y एक्सिस पे है, V x एक्सिस पे है, तो क्या ये
पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो बोलो, एक्स एक्सिस पे v है, वाई एक्सिस पे p है, तो एक्स वाई कांस्टेंट वाले इक्वेशन में मैंने क्या बोला था आपको कि वो कैसा ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ तो p वर्सेस v का ग्राफ यहां क्या हो गया बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ वैसे ही वो सारे जो तीन कॉन्सेप्ट बताए, तीन कॉन्सेप्ट पे सारे ग्राफ कर लोगे आप, और केमिस्ट्री के सारे ग्राफ हो जाएंगे इनफैक्ट। अब p वर्सेस 1/v, तो p वर्सेस 1/v यहां देखो ये इक्वेशन बनता है, p इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/v। तो p और 1/v का एक पॉइंट देखो आप, क्या ये y इज इक्वल टू mx वाले फॉर्मेट पे है? देखो आप y एक्सिस पे p और x एक्सिस पे 1/v है, तो y इज इक्वल टू mx का मैंने क्या बोला है कि ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिन। अब यहां बताओ आप pv वर्सेस p, मैंने क्या बोला था कि pv कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि p चेंज होगा तो v चेंज होगा, v चेंज होगा तो p चेंज होगा, बट प्रोडक्ट ऑफ दिस p एंड v विल बी फिक्स्ड। तो pv का pv फिक्स होगा, p चेंज हो सकता है, मतलब ये जो ग्राफ लाइन होगी क्या ये परपेंडिकुलर टू pv होगा, बिकॉज इन दिस सिचुएशन pv इज फिक्स, p में वैरी, p चेंज हो सकता है लेकिन pv चेंज नहीं होगा। अरे समझ में आ रही बात, क्लियर है? अब देखो यहां मैं बोलूं तो वैसे ही जैसे p वैरी किया pv कांस्टेंट है, वैसे ही यहां pv कांस्टेंट होगा, v वैरी करेगा तो v pv का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? इसका बताओ जरा, बॉयल्स लॉ की बात करेंगे तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट और pv भी कांस्टेंट, तो pv भी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट करना है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट होगा। तो यहां आएगा जी एक डॉट, क्योंकि डॉट होगा तभी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को फिक्स कर सकते हो। तो pv वर्सेस t का ग्राफ होगा एक डॉट। नाउ log p वर्सेस log v, तो p और v का देखो आप, p और v का इक्वेशन हमारे पास क्या है, p और v का इक्वेशन है हमारे पास pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखना जरा बेटा, कांस्टेंट को मान लो मैं k मान लेता हूं, आई एम टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड log लेने पे ये क्या हो जाएगा, log pv इज इक्वल टू log k, तो ये क्या हो जाएगा, log p प्लस log v इज इक्वल टू कांस्टेंट, मान लो log k अनदर कांस्टेंट k डैश बन गया। मुझे log p वर्सेस log v का ग्राफ चाहिए, तो इसको log p और log v वाले इक्वेशन में लेके जाओ। क्या ये हो सकता है log p इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस log v? चेक करो जरा किस इक्वेशन पे आ रहा है ये, क्या ये आ रहा है y इज इक्वल टू c माइनस mx पे, जहां पर m की वैल्यू हो गई 1, x हो गया log v और y हो गया log t। तो m स्लोप है नेगेटिव, स्लोप है नेगेटिव, तो इस केस में जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा log p वर्सेस log v का, वो ग्राफ होगा हमारा कुछ ऐसे, स्लोप नेगेटिव। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है। अब log p वर्सेस log 1/v का देखो, तो log p वर्सेस log 1/v का मतलब, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं यहां से, log p वर्सेस log 1/v का मतलब आप इसको लेके चलो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं k ले सकता हूं, p इज इक्वल टू k इनटू 1/v, इसमें log में दोनों साइड ले लो, तो क्या होगा ये log p इज इक्वल टू log k डैश log k एंड प्लस में log 1/v लिख सकते हो आप, और log k को मैं एक दूसरा कांस्टेंट k डैश ले सकता हूं। ये कुछ इक्वेशन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ, log xy log x प्लस log y। अच्छा एक चीज और बता दूं बेटा मैं कि ये गैसेस स्टेट तो लेक्चर पढ़ते रहेंगे आप, log का एक अलग लेक्चर मैंने बनाया है, दैट विल बी अपलोडेड सून, तो उसको आप देख लीजिएगा, इस लेक्चर के पहले ही वो लेक्चर आपके अपलोड हो जाए, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसको जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि ये log वाले फॉर्मेट में आप ना फंसे। सो log p इज इक्वल टू k डैश प्लस log 1/v, तो किस इक्वेशन पे जा रहा है ये, y इज इक्वल टू c प्लस mx पे जा रहा है बेटा, तो इस इक्वेशन में भी ग्राफ लाइन कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिन। अब यहां देखो log pv वर्सेस log p ऐसा ही कुछ होने वाला है, pv अगर कांस्टेंट है तो log pv भी कांस्टेंट होगा, log p वेरिएबल होगा, तो ये कुछ ग्राफ ऐसे ही जाएगा, log pv है तो ये भी ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। और जैसा log का ग्राफ होता है बेटा वैसा ही नेचुरल लॉग का ग्राफ होता है, ये अपने दिमाग में फिट रखिएगा, log p वर्सेस log v, नेचुरल log v, ऐसा ही कुछ ग्राफ होना है, ऐसा ही कुछ ग्राफ होना है, क्योंकि मैं ऐसे चीज लिखा हुआ हूं, ऐसे ही कुछ ग्राफ होना है, ऐसे ही कुछ ग्राफ होना है, ये भी डॉट होना है। तो ये सारे ग्राफ हो गए बॉयल्स लॉ के, कॉपी करो।